बताओ इसमें पहले एक्सरसाइज 2 ना। हाँ सर। हाँ बताओ इसमें। 9th। What light is used to illuminate the two slits in a Young's double slit experiment? White light used, ठीक है। The separation between slit is B and screen is at a distance D from the slit, ठीक है। At a point on the screen directly in front of the one of the slit, certain wavelengths are missing. तो कौन सी वेवलेंथ मिसिंग हो सकती है? सर उसका एसी आता है। एसी आता है तो हाँ हो सर। सकता है इसमें करेक्शन है, कुछ कुछ जगह हो सकता है वो। ये हाँ हमारा सर ऐसे एसी है। सेम क्वेश्चन आ रही है उसमें इसीलिए। अच्छा आगे कहीं है क्या सेम क्वेश्चन जिसमें एसी दिया है? हाँ सर एक्सरसाइज 3 में है। हाँ एक्सरसाइज 3 के मल्टीपल में। हाँ तो फिर तो हो गया ना, अगर सेम क्वेश्चन है वहां आंसर सही दिया तो फिर हो गया ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस कराओगे, पार्ट डिफरेंस निकालोगे और वो बराबर कर दोगे। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो रखी है, b/2, तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया dy/d होता है ना। तो dy की वैल्यू कितनी है, b/2, और ये d की वैल्यू b है और कैपिटल D की वैल्यू d है ना। ये बराबर हो जाएगा 2n+1 λ/2। तो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, b² d 2n+1 ना। तो एक बार 0 डालेंगे तो b² d, 1 डालेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ए और सी आ रहा है। सर वो इंफ्रारेड और यूवी इन सब के वो रीजन्स याद रखने पड़ेंगे क्या? रीजन यार याद रखो तो बेटर ही है, मतलब एक ऐसा नॉर्मल रेंज लिख लो विजुअल रीजन, फिर उसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा इसमें। मान लो वेवलेंथ इधर को, फ्रीक्वेंसी इधर को आगे बढ़ रही है ना, वेवलेंथ इधर को आगे बढ़ रही है तो इधर को इंफ्रारेड। वैसे एक लिख के बना के याद ही रखो तो बेटर है ना। सॉल्विंग में थोड़ा कई बार गेस भी करना है तो उन सब में भी आसानी होता है। मोनिक बनाया था ना इनके सर उसका। हाँ लेकिन वो रेंज का नहीं बताया था ना। कर लो याद ना। नेक्स्ट बताओ। 39। 39। 30 सर। 30। हाँ 30। हाँ सर 30 भी है। सर 30। एक मिनट। इन द अवर प्रॉब्लम, मतलब 29 पढ़ लूं पहले। इन द माइका स्ट्रिप एंड polystyrene strip are fitted on the two slits of, ठीक है, thickness of the strip this and separation between the slits is this, refractive index of mica and this are given, light of wavelength given, ठीक है। in the at what distance from the center will be first maxima will be located, फर्स्ट मैक्सिमा लोकेटेड पूछा है ना। तो आप देखो यहाँ पे शिफ्ट निकाल लोगे, टोटल कितना हुआ है, Δ1 और Δ2 डिफरेंस लेकर के। हेलो, हाँ सर लिख लेंगे। टोटल शिफ्ट हमें आ जाएगा, टोटल शिफ्ट आ गया तो जहां पे भी पहला फर्स्ट मैक्सिमा था ना वो उतने अमाउंट से गया होगा। अगर ये मान लो प्लस में आ रहा है, मतलब अपर वाला ये लिखा है, ये लोअर वाला ये प्लस में आ रहा है, मतलब ऊपर गया होगा ना। तो हर एक उतने अमाउंट से शिफ्ट हो गए होंगे ना। तो पहले ये डिस्टेंस थी λd/d, तो उसमें डेल्टा और ऐड करके बताओ तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी। सर वो शिफ्ट 1.25 सेंटीमीटर आता है, तो उन लोगों ने बोला कि इज वेरी हाई कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ, तो उन्होंने मतलब कुछ और ही कर दिया। हाँ सर मैच नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट में सॉल्व करता हूँ। Δ1 की वैल्यू कितनी होगी, μ-1 इंटू टी d/d ना। दोनों का हम यहाँ पे विड्थ सेम दिया, अलग अलग दिया है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स सेम है ना, उनका बस म्यू अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जिसका म्यू ज्यादा उधर को शिफ्ट होगा ना। तो
माइका वाले का म्यू ज्यादा है, तो ये ऊपर को शिफ्ट होगा नेट, और ये कितना आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 इंटू टी डी बाई डी। नहीं, इतना शिफ्ट हो रहा होगा, तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी ना। अब इसमें डी बाई डी कॉमन कर लेंगे, जहाँ पे क्या आ जाएगा, μ1 माइनस μ2, तो 0.03 इंटू टी, टी कितना है हमारा, थिकनेस है 0.5 mm, 0.5 mm। तो 10⁻³ प्लस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा ऐड करना है ना। लैम्डा अब ये दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, 590, मेरे हिसाब से तो ये नेग्लेक्ट ही हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कितने का आएगा, ये 3 जीरो अगर हम इधर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10⁻⁻6 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 10⁻⁻6 आएगा ना। कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, स्मॉल डी की वैल्यू है 0.12 सेंटीमीटर, और यहाँ आ गया 15.5 इंटू 10⁻6 लिख देता हूँ इसको, 10⁻⁻4 0.12 सेंटीमीटर। 0.12 सेंटीमीटर ना, हाँ तो ये हाँ माइनस लिखा है ना, -2, हाँ सही है ना। हाँ, वो पॉइंट नहीं देखा। तो अब ये देख लो कितना हो जा रहा है, इसको मान लो हटाते हैं, यहाँ पे -4 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 15.6 अपॉन में 12 इंटू 10⁻⁻2 ना, तो ये करीब 1 के समथिंग आएगा, और ये 0.2 है आगे, 1 10⁻⁻2 0.013। सर वो फर्स्ट वाला मतलब जो पहले फर्स्ट था वही फर्स्ट रहेगा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, वो शिफ्ट हो। नहीं वो सेंटर के पास वाला फर्स्ट ना। इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द, ठीक है, हमें पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा विल बी लोकेटेड। जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा, अच्छा अच्छा, पीछे वाला भी कोई ऊपर आ सकता है ना। अच्छा, उनका ये क्वेश्चन हम लोग अलग कुछ गलत समझ गए, उनका ये क्वेश्चन है कि यहाँ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे पहला मैक्सिमा मिलेगा हाँ यही था। ना। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा नहीं, फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसके लिए लैम्डा पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, वो नहीं। इसके सेंटर से हम देखें तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा मैक्सिमा मिलेगा ना, मतलब कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमा मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इससे अब हमें पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ये कितने अमाउंट से शिफ्ट हुआ है। एक मिनट रुकना ना, नहीं तो ओरिजिन पे मतलब सेंटर पे फेस डिफरेंस निकाल के ऊपर जाएगा ऐसा। ये देखो ये कितने अमाउंट आ रहा है, ये कितने अमाउंट से शिफ्ट हुआ है, ये कितना आ जाएगा, इसमें 0.6 बस हटा देंगे ना जो ये ऐड हुआ है, तो 15 अपॉन में 12 इंटू 10⁻⁻2 इतने अमाउंट से शिफ्ट हुआ है। हम लोग को निकालना क्या था, एक मिनट, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये कितने एल लैम्डा के बराबर है, डिवाइडेड बाय लैम्डा करते हैं ना, यहाँ पे 590 इंटू 10⁻⁻9, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ये यहाँ का ये जो डेल्टा एक्स, ये हमने ये वाई ये डेल्टा निकाला ना, तो ये यहाँ पे किस एन लैम्डा के बराबर है, उस जगह का पार्ट डिफरेंस निकालें। सर पर वो परफेक्ट नहीं आएगा ना, तो फिर क्या करेंगे।
वो तो इससे एक बस आइडिया लग जाएगा ना कि वहां पे कौन से नंबर का उसके ऊपर नीचे मैक्सिमम मिनिमा रहा होगा। और एक मिनट, ये हमारा डेल्टा आ गया, तो डेल्टा इंटू वाई डी बाई डी इक्वल टू या फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देता हूँ ना, इतना क्यों दिमाग लगाना। सर वो फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज विड्थ डेल्टा या मतलब वो फ्रिंज पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा ना? फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी है वो एक बार चेक कर लेते हैं, लैम्डा डी बाई डी 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴। 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इंटीजर में आएगा या किस में आएगा? नहीं, इंटीजर नहीं आएगा वो, लेकिन मतलब जो उसका रिमाइंडर होगा उतना ही शिफ्ट मान सकते हैं ना हम। वो उसके जितने मल्टीपल्स में हो गए उतना ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रिंज पैटर्न पे। सर आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं आपने n के लिए क्या किया? अभी एक मिनट रुक जाओ ना, ये बस मैंने यहाँ पे ये कितना शिफ्ट हुआ वो देखा और इसके बीच में फ्रिंज विड्थ से डिवाइड किया, तो कितने फ्रिंज से ये शिफ्ट हुआ वो निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं। ओके सर। तो ये सॉल्व करके बताओ ये कितना हो जा रहा है। ये डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है एन की वैल्यू? सर 306.122। 306.122। 122। तो इसका मतलब 306 नंबर के 0.122 और 307 के बीच में यहाँ कहीं हम लोग आए हुए हैं ना। तो ये वाला जो हमारा 306 से डिस्टेंस होगी, ये वाली गैप हमें निकालनी है ना इनके बीच का। तो और इसमें n की वैल्यू कम ही है। सर अगर मतलब आंसर लाने के लिए सोचा कि दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ जितना होगा तो उससे आंसर आ जाएगा, पर वो थोड़ा जुगाड़। तो मैक्सिमा के बीच का हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, मतलब आंसर निकालने के लिए ऐसा कर सकते, पर वो हर बार किया। अरे दो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ जितना होगा ना, तो जो दिए वो ऐड करके देख ले, जिसका फ्रिंज विड्थ जितना आ गया तो तो वो इतना आंसर हो गया। देखो, एक तो अभी ऐसे तो सॉल्व हो ही जा रहे हैं ना कि अब यहाँ से हम 306 नंबर वाले मैक्सिमा का ये y निकाल लें और उसको डेल्टा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट बाद में यहाँ आएगा और सर ये वाला एग्जैक्टली। उसके ऊपर होगा। बट ये अच्छा तरीका है, कुछ और करना सही रहेगा, क्योंकि देखो 306.12 कुछ आया है ना, तो मतलब 306 वाला ही उसके क्लोज हुआ ना, 307 वाला दूर हुआ। हेलो हाँ सर। हाँ सर। तो 306 वाले की डिस्टेंस निकाल के सब्ट्रैक्ट करनी है और n की वैल्यू ये जो हमें आई है डेल्टा की वैल्यू ये कितनी आई थी 15 इंटू 0.12 कम ही आई है, ठीक है चलेगा। वैसे तो ये वैल्यू जो आई है हमारी सेंटीमीटर में 0.15
मीटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर। यहाँ से 15 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर अगर जाएंगे तो 0.15/d। ठीक है, चलेगा, ऐसे कर सकते हैं। कम थीटा के लिए ये सब फॉर्मूले लगाने हैं ना। ये अभी 15 सेंटीमीटर आया था ना जो शिफ्ट हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर तक तो हमारा जो आएगा थीटा कम ही आएगा ना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। आप बोल क्या रहे हो? समझा नहीं सर वो बाद वाला। मैं ये चेक कर रहा था कि ये नंबर n 306 हो गया है ना, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो बहुत दूर तो नहीं निकल गए, तो वहां पे फिर वो सब फॉर्मूले नहीं लगेंगे ना अप्रोक्सीमेशन वाले। n की वैल्यू लार्ज हो गई है ना, तो वो सर वो आपने 15/12 क्यों नहीं लिया वहाँ पे एन में? 15/, 15/12 होगा ना, 15/12 डिवाइडेड बाय 4.9 ना। नहीं, 15 अच्छा हाँ, समझा समझा समझा। फ्रिंज विड्थ किया था ना, हाँ फ्रिंज सर। विड्थ से डिवाइड किया था। तो ये जैसे ये 1 मीटर की डिस्टेंस है ना, और ये हमारा 15 सेंटीमीटर आया, तो थीटा अब भी छोटा है ना, तो छोटे थीटा के लिए लगा सकते हैं ना फॉर्मूले वो सब। तो अब हम लोग वही करेंगे ना, 306 नंबर का मैक्सिमा निकालेंगे और उससे ये इसके बीच का गैप ले लेंगे। एक बार देख लो कितना हो जाएगा इससे। और इसका डेल्टा के साथ गैप लेना है ना, जो फाइनल आया रहेगा। सर वो डेल्टा है ना, डेल्टा हम्म 15/12 है ना। डेल्टा 12 थोड़ी था। अच्छा, नीचे 12 भी आया था, सर ओके। 15/12 था। और अच्छा वो मैंने 12 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं किया था, तो उससे 25.5 आता है। अच्छा, फिर तो सही है, फिर तो सही लग रहा है। 306 देख के मेरे को कोई अजीब लग रहा था। वो 12 से डिवाइड नहीं किया था सर। ये 12 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 25.51। 51, 51 है। हाँ तो 25 वाला लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेल्टा से। 25 वाला ये 26 के क्लोज 26 वाला जाएगा लेंगे। ना फिर। 51 आधे से आगे निकल गया ना, हाँ हाँ हाँ, समझा सर। तो मतलब वो 26 के क्लोज गया, तो 26 वाले की डिस्टेंस निकाल के उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेल्टा। पर हमें इस साइड वाला चाहिए ना, ऊपर वाला चाहिए ना सर। हमें इसमें बोला गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें ये थोड़ी दोनों बोला है। है कि ऊपर वाला चाहिए, बोला है कि यहाँ सेंटर से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे हमारा फर्स्ट मैक्सिमा होगा। नहीं, दोनों पूछे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अच्छा अच्छा, तो एक में 25 ले लो, एक में 26 इसमें ले लो। 26 लेंगे। हाँ हाँ वही। ठीक है, हो जाएगा ना फिर तो। सर ये बहुत बड़ा है सर, ये ऐसे करना है क्या? अच्छा, एक मिनट फिर रुको और सोच लेता हूँ। हमें μ1 μ2 दिया है, तो हमने ये निकाल लिया कि कितना शिफ्ट हुआ। बहुत बड़ा तो नहीं है यार, ठीक है राज, मेरे हिसाब से तो। मतलब ये मेथड नहीं। यार अभी तो मतलब यही सोच पा रहे हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ सर, समझा। और और कुछ सौरभ, तुझे कुछ और समझ आ जाएगा क्या? सर वो एक फ्रिंज विड्थ जितना अगर शिफ्ट हुआ तो मतलब कोई शिफ्ट नहीं हुआ ना पैटर्न में। अगर एक फ्रिंज बराबर हुआ तो हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो बस उसका रिमाइंडर देख लो, उसको फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा और उतने का शिफ्ट लगा के फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो। क्या किया ये तूने? सर मतलब मतलब एन निकाल दिया, और अब हम 25 कर रहे हो तो सिर्फ 0.51 कर रहा है, मतलब उतनी ही मेहनत की है। अच्छा, वो ये डायरेक्ट ये वाला पार्ट देख रहे हो? हाँ। हाँ, उसके लिए हाँ, तो फर्स्ट वही ऑर्डर। चीज हो रही है ना, हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, तू यहीं पे वो कर दे रहा है। हाँ ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे, और तो ठीक है। इतना लंबा भी नहीं है राज, जितना तू सोच रहा है। हाँ सर, वो फालतू का लिखा है ऊपर वाला, तो समझ गया मुझे।
हाँ ये सब तो फालतू का लिखा, ये तो बाद में समझ आया ना। अपन को हाँ बस सर। ये डेल्टा निकालना है और डेल्टा निकाल करके देख लेना है एन कितना है ना, ये सब नहीं कुछ भी लिखना है। सर वो इतने एक्यूरेसी से 25.51। अब यार आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ भी रहे हैं, अब क्या करेगा। और बताओ। 39 सर। सर 37 का आंसर गलत दिया है शायद। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए 2 लैम्डा लेंगे ना। हाँ सर, वो 37 का डी है। 37 बोल लो 39 बोल लो। 37 37। हाँ एक बार 37 दिखा दो सर। Two coherent narrow slits emitting light of wavelength lambda and same phase are placed parallel to each other at a distance 3 lambda। ठीक है। Light is collected on the which is located at a distance। ठीक है। तो smallest distance x such that the p is maxima। तो स्मॉलेस्ट के लिए लैम्डा लेंगे ना। के सामने यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही होगी 3 लैम्डा, तो यहाँ हाँ। से 2 लैम्डा जो होगा उसके लिए डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी ये। हाँ सर, उन्होंने लैम्डा लेके आंसर दिया। तो इससे अच्छा 3 लैम्डा cos थीटा ले लो ना। क्या उसको क्या? 2 हाँ 3 सर, लैम्डा 3 लैम्डा cos थीटा। और उसको लैम्डा की इक्वल कर दो। हाँ नहीं वो तो ठीक है, हाँ, वैसे ही करना है लेकिन ना। वैसे भी देखे तो अगर यहाँ पे 3 लैम्डा है तो 2 लैम्डा फिर लैम्डा फिर जाके 0 होगा। तो हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस x पूछा है। तो वो तो लैम्डा ही आएगी ना, क्यों? मतलब लैम्डा नहीं आएगी, मतलब सॉल्व करके आ जाता है सर, राइट? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो कर लो ना एक बार। ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, ये कैपिटल D हो गया। 3 लैम्डा cos थीटा बराबर 2 लैम्डा करेंगे ना नियरेस्ट के लिए। तूने लैम्डा किया है। नहीं डिफरेंस होता है ना, फेज पाथ डिफरेंस होता है ना, वो तो पाथ डिफरेंस है ना भाई। लैम्डा मैक्सिमम के लिए n लैम्डा होता है ना। लो सर वो क्यों कर रहे हो इतना? वो परपेंडिकुलर डाल के कर दो ना सीधा। परपेंडिकुलर डाल के कर दो। हाँ वो उतना भी नहीं, वो d cos थीटा आ जाता डी cos थीटा वाला फॉर्मूला है ना सर। हाँ ये D हो जाएगा तो ये D cos थीटा आ जाएगा। हाँ तो ये बराबर हम लोग कर देंगे। लैम्डा ना सर, मिनिमम चाहिए ना अपने को। सर 2 लैम्डा करेंगे ना। अरे n लैम्डा होता है ना वो। लैम्डा करेंगे। हाँ लैम्डा करेंगे। अरे वो रूट 5 d/2 लिख देंगे, पाथ डिफरेंस निकल तो उससे भी 2 लैम्डा आते हो। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस x पूछा है ना। देखो यहाँ पर राज ऐसे देखो, यहाँ पर ये अगर डिस्टेंस कम होगा तो उससे कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी, ये जो थीटा होगा वो भी कम होगा ना। हाँ 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 थीटा की वैल्यू अगर कम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू तो ज्यादा वाली लोगे ना। हाँ सर। तो कॉस थीटा की ज्यादा वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है? 2 लैम्डा। नहीं यहाँ पे हमारा n लैम्डा है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 1 2 3 तक जा सकती है ना, इतनी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ना। हाँ तो हमें इसकी वैल्यू ज्यादा वाली चाहिए, तो 3 ले नहीं सकते तो अगला कौन सा लेंगे? 2 वाला लेंगे। समझो ना। हाँ सर। एक मिनट, हाँ उससे d आ जाता है सर, आंसर सी दिया। हमें थीटा की वैल्यू कम चाहिए तो कॉस थीटा ज्यादा चाहिए। हाँ ठीक है, तो 2 लेंगे यहाँ पे ना और सीधे सोच सकते हो ना कि भाई ये 2 लैम्डा 3 लैम्डा का अगला क्लोजेस्ट मैक्सिमा कौन सा है? 2 लैम्डा वाला है हाँ सर समझा। ना। तो फिर उनको बराबर करके आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, या तो इसको इधर ला करके इससे भी हो जाएगा। नहीं तो इसमें थोड़ा आपको ये सोचना पड़ेगा ना कौन सा नंबर का डालें, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सिंपल ऐसे सोचना है। बाकी देख लो जिससे इजी लगे आपको। तो मतलब आंसर उन्होंने अगर लैम्डा लेके किया है तो वो गलत है ना। हाँ सर। हाँ सर लैम्डा लेके आता है वो उनका। हाँ, वो गलत है फिर।
नेक्स्ट बताओ। मॉड्यूल में 40 बहुत करेक्शन है यार, ये नए मॉड्यूल में ना अब उनको बोलना पड़ेगा सही करने के लिए, तो ये काफी मिल गए हैं। सर 39 में भी वो फर्स्ट वाला देखो। हाँ सर, 39 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, फर्स्ट वाला डी वो लैम्डा डी बाई डी लैम्डा होगा बाई डी सर। है। हाँ हाँ वो सर। प्रिंटिंग मिस्टेक, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला डी लैम्डा बाई डी होगा। हाँ सर, वो दूसरे तो आ गए, सेकंड और थोड़ा 39, एक मिनट चेक कर रहा हूँ। कंसीडर द सम मैकेनिज्म सेपरेशन बिटवीन द स्लिट S3 and ठीक है, इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट पॉइंट P which is common perpendicular bisector of S1, ठीक है। जब ये Z की वैल्यू ये दे फाइंड व्हेन द Z इज इक्वल टू, तो Z की वैल्यू जब वैरी कराई गई है तो उस टाइम पर हमें वहां पे इंटेंसिटी बतानी है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो मेरा आंसर I 2 आया है। हाँ सर, वो सर वो फर्स्ट हाँ ऑप्शन है ना, वो फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो डी लैम्डा बाई डी है। हाँ, उससे दो आंसर आते हैं, तो 0 आया 2 आया था उससे। 0 I 2 अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ सर फिर मैच हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो डी लैम्डा बाई डी है ना, 2 नहीं है वहां पर। हाँ हाँ सर। ठीक है, फिर वो कर लो करेक्शन। बाकी हाँ किया कैसे वो तो क्लियर होगा। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट बताओ फिर। 44 में वो 2 नहीं किया है उन्होंने, मतलब सेंट्रल वाला डबल होता है। अच्छा हाँ सिंगल। सर, हाँ सर, उन्होंने डबल नहीं किया है। हाँ सेंट्रल वाले का तो डबल करके बताएंगे। नेक्स्ट बताओ। सर 45। 45 में क्या आया? सिंगल स्लिट विच इज इतने मीटर वाइड इज illuminated by light of wavelength this. What is the angular separation between first two minima on their side of the central maxima? तो हमें पता है ना मिनिमा कहाँ कहाँ पे आएगा। ऐसे चलता है ना, यहाँ पे हमारा साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई बी हुआ, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई बी 3 लैम्डा बाई बी, ऐसे चल रहा होगा ना। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट टू मिनिमा। तो इन दो के बीच का एंगुलर, सर ऑन इधर साइड बोला है ना, तो एक इधर एक उधर ले गए ना। अच्छा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ सर, माइनस लैम्डा बाई बी। अच्छा फर्स्ट टू मिनिमा ऑन आइदर साइड, ये क्वेश्चन है फर्स्ट टू मिनिमा ऑन आइदर साइड। हाँ सर। अच्छा अच्छा, फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड के लेने ये आइदर साइड, और इनके बीच की एंगुलर सेपरेशन। उसमें भी डबल नहीं किया है उन्होंने। यार एक बार फिर देखो, ये क्वेश्चन का ये है या ये मतलब है कि कोई भी एक साइड में दो मिनिमा के बीच का ये एंगुलर सेपरेशन। एक साइड का ही 2 मिनिमा पकड़ेगी ना सर। व्हाट इज नहीं, ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ना। ज्यादा दिमाग लगा लिया। अरे इंग्लिश है वो। हाँ वो इंग्लिश मतलब मैंने इतना सोचा नहीं ज्यादा। हाँ सर, मैंने ऐसे लिख के कर दिया था।
on either side of मिनिमा लेकर के करेंगे ऑन आइदर साइड, एक साइड में तो आ जाना चाहिए ना, फिर 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ साइन थीटा 1 निकालेंगे, साइन थीटा 2 निकालेंगे, और ये थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा, तो इनके बीच की सेपरेशन बता देंगे। सर अभी पर आप इधर साइड्स का मीनिंग अलग होता है। क्या क्या इधर साइड मतलब तो एक ये इधर पीछे एक वाले इधर। नहीं, हाँ, एक आगे वाला एक पीछे वाला। रुको एक सेकंड। इधर साइड। देखो इसमें लिखा है फर्स्ट टू मिनिमा, फर्स्ट टू मिनिमा मतलब एक ये हुआ, फिर उसके बाद ये फर्स्ट टू मिनिमा है ऑन एक साइड। अगर यहाँ पे होता है बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, फर्स्ट टू हटा के लिखते फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, तो मतलब होता है ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा आइदर साइड, उनके बीच का। परफेक्ट बोल रहे हो फर्स्ट सर। लिखने का मतलब यही हुआ ना कि पहले दो एक साइड के लो। हाँ सर, सही बोल रहे हो एकदम। सही हो गई, देखो मेरी भी इंग्लिश है। हाँ एकदम परफेक्ट बोले आप। ना वो एक ही साइड के दो मिनिमा का है वो। अगला बताओ। सर 57 देखो ना एक बार। 57 सर 57। उसका अलग आंसर आना चाहिए। A ray of light is incident on a thin film as shown in figure. MN are two reflected rays and PQ are two transmitted rays. ठीक है। Rays N and Q undergoes a phase change pi। N और Q में phase change आया है, N और Q में phase change आया है, इसका मतलब ये जो रे है किधर से किधर जा रही होगी। वो एकदम लास्ट वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना 1 के ऊपर, वो पाए, मतलब N1 डेंसर है और N2 रेयरर है, बस इतने बोल सकते हैं ना। N1 हमारा डेंसर हो गया है। एक मिनट, अगर हमारा देखो N में फेज चेंज आया है तो N वाला कहाँ पे टकराया है, यहाँ पे टकराया है, इस जगह पर N वाला ना ऐसे आ करके फिर यहाँ पे टकरा के फिर यहाँ गया, तो इसका नहीं ना मतलब यहाँ टकराने की वजह से N में फेज चेंज आएगा ना। नहीं सर, N और Q में फेज डिफरेंस तो ऊपर वाले पे आएगा ना। रेज N and Q अंडरगो अ फेज चेंज ऑफ पाई। रे N और Q अंडरगो अ फेज चेंज मतलब उनको टकराने का की वजह से उनमें फेज चेंज पाया है, ऐसा है, उनके बीच मतलब में उन नहीं दोनों है। के बीच में है ना, उन दोनों के बीच नहीं में ना। नहीं नहीं नहीं, रेज N and Q अंडरगो अ फेज चेंज ऑफ पाई, अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। मतलब उनका रास्ते में टकराने की वजह से उनमें एक फेज चेंज आया है पाई का। और दोनों का फेज सेम है क्या? नहीं वो तो पता नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो एन का फेज चेंज यहाँ टकराने की वजह से आया होगा, तो इसका मतलब N2 और N3 में N3 इज ग्रेटर देन N2 हुआ। और फिर यहाँ से जब टकरा रहे होंगे तो Q वाला जो देखे, Q वाला यहाँ तक आया, यहाँ पे उसके में पाई का Q में भी फेज चेंज आ चुका है, फिर वो यहाँ टकराएगा। तो अब अगर उसमें फेज चेंज नहीं आएगा यहाँ पे तो ही वो पाई का Q पाई वाला फेज चेंज मेंटेन रह जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फेज चेंज नहीं आना चाहिए, तो N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। हाँ सर समझ गया। ठीक है, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? बाकी बच्चों बताओ क्लियर है? थर्ड वाला देखो ना एक बार। कौन सा? थर्ड। थर्ड। उसका A/D आता है शायद से। इसका A thin film of तड़का। air in a plain glass plate and a convex lens is irradiated with a parallel beam of monochromatic light in observed between a microscope, then you will see a इसमें रिंग्स बनती है ना। हाँ सर रिंग, अच्छा हाँ, सही सही सही, वो मैंने ऑप्शन रॉन्ग देखा है, सुनो सर सॉरी।
रिंग, हाँ ट्रांजिस्टर जो भी वो वाला नहीं, कौन सा? वो एफ से स्टार्ट होता था, फ्रांस हाफ और नहीं, ये डिफ्रैक्शन नहीं है, ये इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो एक कोई वेज शेप की आपके पास थिन फिल्म है, हाँ वो तो हाँ, और इस पे कोई लाइट आके गिर रही है ऐसे परपेंडिकुलर, तो मान लो ये कुछ एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पर आप देख रहे हो तो वहां का ये थिकनेस कितना बोलोगे, एक्स थीटा ना। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर गिरेगी तो उसमें म्यूटी, 2 म्यूटी का फेज डिफरेंस आएगा ना। एक रेस सीधे यहां से गई और एक नीचे से टकरा के जो निकलेगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए कर रहे हैं ना। सर आप ग्लास प्लेट है ना वो? ये वेज शेप की ग्लास की फिल्म है ना। पहले ये मैं ये समझ लो, फिर वो समझाता हूँ रिंग वाला। अच्छा ओके, हाँ सर समझा। ना ये इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, वेज शेप थिन फिल्म है। हाँ तो ये बराबर हम लोग कर देंगे एन लैम्डा के, और टी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर एक्स इंटू थीटा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। अब यहाँ पे एन के नंबर डालते जाएंगे तो उस नंबर का हमें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ऐसे मिलता जा रहा होगा ना। एन की वैल्यू 1 डाले तो 1, x1 कुछ आएगा, x2 ऐसे मिल रहा होगा ना। तो ऐसे हाँ। करके थिन फिल्म पे कराते हैं ना। हाँ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, आपको एक लेंस दिया गया है, एक लेंस ऐसे लिया गया है और वो एक ग्लास प्लेट के बीच में रखा है ना, और ऊपर से परपेंडिकुलर लाइट आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये एयर का एक पतला सा फिल्म बन गया है। इस पार्ट से नहीं होगा इंटरफेरेंस, क्योंकि ये मोटा है ना, लेंस वाला पार्ट बहुत पतला चाहिए होता है, तो ये बहुत हल्का सा गैप बीच में है। हाँ तो सर। इस वाले पार्ट से इंटरफेरेंस की वजह से रिंग्स बनेंगी। तो अब जो भी लाइट ऐसे आ रही होंगी ना, तो वो कुछ यहाँ पर टकरा रही होंगी, एक यहाँ से जा रही होगी, एक नीचे से टकरा के फिर आ रही होगी। तो इनके बीच में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट चल रहेगा उसके वजह से फिर वो रिंग्स दिखना शुरू होती हैं। तो ये अलग अलग जगह ये अलग अलग हो रहा होगा ना। तो किसी पे कहीं पे कोई कलर का कंस्ट्रक्टिव दिख रहा होगा, कहीं पे कोई कलर का, और ये सर्कल में है ना ये, तो ऊपर से ऐसे सर्कुलर, किसी का कंस्ट्रक्टिव किसी का डिस्ट्रक्टिव, तो ऐसे रिंग्स दिखती हैं ऊपर से। हेलो। हाँ सर समझा, पर सिर्फ एक ही डाउट था, वो नीचे हाँ, पे पेपर मतलब ऑब्जर्विंग प्लेट रखा है ना, पर यहाँ पे तो ग्लास प्लेट है, मतलब वो नीचे से रेज आ रही है ना, मतलब मतलब आप जैसे ऊपर से देखोगे तो आपको जैसे जो इस सर्कल वाले रीजन में से जो रेज निकल रहे होंगे वो अलग कलर की दिख रहे होंगे, उसके आगे वाले कलर की अलग कलर की दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो मतलब इसका ये सिर्फ बोल दो ना, वो पूरा डायग्राम दिखाओ ना एक बार इसका, इस क्वेश्चन का, मतलब माइक्रोस्कोप कहाँ पे वो सब ऐसा। माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं कुछ ऐसा आपको, ये तो यार माइक्रोस्कोप का तो नहीं कुछ ऐसा है यहाँ पर। नॉर्मल हम ऐसे रख के जब देखेंगे उसमें ऊपर से, तो हमको जो यहाँ पे ऐसे रिंग्स दिखती हैं। अब हाँ वो सर समझा समझा। और सिर्फ वो ग्लास प्लेट का मतलब यहाँ पे कोई यूज नहीं है ना ऐसा? नहीं नहीं, ग्लास प्लेट का बस इतना यूज है कि 2 सरफेस लेने और बीच में पतला सा एयर का फिल्म बनाना है अच्छा समझ गया। ना, बस इसका इतना यूज है ना। थिन फिल्म चाहिए ना, ये डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, बहुत पतला सा एयर का फिल्म बनता है ना हाँ उस, सर समझा। और वो पूरा ऐसे सराउंडिंग में रहेगा सर्कल में। सर सेकंड वाले का आंसर अलग आता है सर? हाँ एसी आना चाहिए उसका। सेकंड का हाँ सेकंड का। हाँ M1 M2 आर, हाँ सर, वो बाय 2D आ रहा है। क्या एसी क्या क्या बोला भंडारी? ए और सी। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, 3D² 2D आ रहा है मेरा। हाँ मेरा भी वही है, 3D² 2D। हाँ वही आता है। नहीं वो 3D² आ रहा है। तूने कंसीडर ओनली फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखा क्या? अरे वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन वो तो इमेज के लिए बोला ना, इंटरफेरेंस। हाँ रुक जा एक सेकंड, देखता हूँ।
यहाँ पे मिरर 1 से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सोर्स लिया है, ये डिस्टेंस है d/2, तो इससे जो पहली इमेज बन गई वो भी d/2 पे बनी, और दूसरी मिरर है यहाँ से d डिस्टेंस पे, तो इससे जो इमेज बनेगी वो भी d पे बनेगी। तो ये हमारा S1 हो गया, ये S2 हो गया। S1 S2 के बीच का ये गैप कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक d, और ये 2d, मतलब टोटल 3d है ना ये। हाँ और हमने इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है O, और अगर हम लोग इसका 3d/2 देखें तो d/2 का डिफरेंस है। ना, 3d/2, यहाँ से ये d है ना, तो 3d/2 कहीं यहाँ पर आएगा, ये सेंट्रल वाला पॉइंट है ना, दोनों हाँ S1 S2 का मिड पॉइंट यहाँ, उसके सामने ये पॉइंट है, तो सेंट्रल से ये कितना ऊपर है, d/2 ऊपर है ना। हाँ तो इस पॉइंट पर कितने का वो आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, dy/d ना, ये हमारा आता है ना डेल्टा x। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3d, y की वैल्यू कितनी है d/2 अपॉन में d ना, d कितना है हमारा, d है वो, और हाँ ये सर, बराबर परफेक्ट। होगा, मिनिमा निकालना है, नहीं रुको, हाँ तो सही। मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट मैक्सिमा चाहिए यहाँ पे ना, हाँ और निकालना क्या है इससे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। लैम्डा की निकाल। वेवलेंथ की, आगे wavelength। सर। हाँ सर, यही आती अप्रोक्सीमेट भी नहीं है। तो अब इसमें n की वैल्यू डालेंगे, तो 3d²/2d, सिर्फ 3 कट सकते हैं, और 3 कट गए तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगी। और 1 2 डालेंगे वो भी नहीं मैच कर रहा है, 3 डालेंगे तो भी नहीं मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर पाएगा इसमें, तो नहीं, मैच नहीं करता। हाँ और सर, दोनों, मैच नहीं करता कोई। एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल देते हैं। सर वो दोनों साइड को पाई पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो हाँ, उसको वो तो कंपनसेट हो गया ना, इसलिए वो हाँ। दिक्कत नहीं है। क्या है? दोनों में तो वो हो ही गया। और 1 मिनट रुको ना, सर सॉल्यूशन में भी शायद 3d²/2d दिया है। what should be the wavelength of light coming from so that the maxima is observed due to interference of reflected light from, अब तो और तो कुछ नहीं करना है, देखते हैं अब सॉल्यूशन में क्या है। हाँ वही है, वही है। यही है आंसर क्या, हाँ हाँ वही है। ठीक है फिर, मतलब वही है, करेक्शन है इसमें भी। सर वो व्हाइट फ्रिंज के एग्जैक्ट बाजू में रेड आता है ना। एग्जैक्ट व्हाइट फ्रिंज का जो बॉर्डर होता है वो रेड होना शुरू होता है, लेकिन रेड का अगली फ्रिंज रेड होगी ऐसा नहीं बोला है मैंने ना। हाँ वो तो वायलेट होगी, वो पता है। हम्म हाँ सर, समझो। और बताओ इसमें फिर, सर फोर्थ सही है सर, फोर्थ है, मतलब करेक्शन है सर फोर्थ में। अच्छा। हाँ सर बराबर है। As shown in arrangement, waves with identical wavelength and amplitude and that are initially in phase travel along through different media. Ray 1 travels through air and ray 2 through the transparent medium of equal length.
अब देखो इसमें बोला गया कि ये जो इसके अंदर कितने वेव बन रहे हैं उसके बेसिस पे आगे इनका इंटरफेरेंस कराना है ना, यहाँ से सेकंड वाली रे जा रही, इधर से 1 वाली ना। तो अगर जैसे ऊपर वाले में बोला गया 2.25 ना, तो मतलब 2 वेव कंप्लीट हुए हैं और फिर अगला वाला λ/4 है ना। हाँ ना और नीचे वाले में क्या बोला गया है, 2 वेव कंप्लीट है और अगला वाला 3/4 है। तो अगला वाला 3/4 है और इसमें हमें कुछ वो सब नहीं दिया है ना। अब देखो इसमें आप ऐसे डायरेक्ट सोच लोगे कि जैसे अगर कोई वेव एक, भले ही वो छोटी हो बड़ी उससे मतलब नहीं, अगर वो एक वेव कंप्लीट करके निकल रही है और बाहर उतनी देर में, या एक सेकंड रुको, अंदर अगर वो 2 वेव कंप्लीट कर रही है क्योंकि छोटी हो गई है और बाहर से ये एक वेव कंप्लीट हुई है, लेकिन दोनों निकलने के टाइम तो सेम फेज में आ जाएंगे ना। हाँ ना तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये अंदर कितने डिस्टेंस कवर किए ना, कितने वेव कवर किए, हमें यही सोचना है ना। तो अंदर में एक में 2 + 0.25 है, 0.25 का मतलब हुआ λ/4 और दूसरे वाले में है 2 + 3/4 λ/4 का मतलब हुआ एक में इतना चली हुई है और दूसरे में इतना चली हुई है। देखो यहाँ पर λ/4 का क्या मतलब हुआ कि एक में इतनी वेव जब निकल रहा है तो इतना एक्स्ट्रा चला हुआ है और दूसरे में 3 λ/4 मतलब यहाँ पर है। हेलो, हाँ सर, तो पार्ट डिफरेंस निकल के इंटेंसिटी बता देंगे ना। नहीं नहीं, आप सीधे बस ऐसे सोचोगे कि इसमें इस एक्सट्रीम पर, इसमें इस एक्सट्रीम पे, मतलब उनके बीच में पाए का फेज डिफरेंस है। आप इन दो लैम्डा को यूज नहीं कर सकते पार्ट डिफरेंस देखने के लिए ना, क्योंकि ये अलग अलग मीडियम में है ना, इनको सेम मीडियम में लाना पड़ेगा हाँ ना। ये इस मीडियम में तो वेब छोटे हो गए हैं, इसमें वेब बड़े हैं। बस आप ये सोचोगे कि फेज डिफरेंस कितना है वो यहां से निकालोगे, तो इसमें इस एक्सट्रीम पे, इसमें इस एक्सट्रीम पे, तो फेज डिफरेंस इनके बीच में जब ये निकल रहे होंगे तो एक वेव कंप्लीट है, 2 वेव कंप्लीट है और ये ऐसे हो रखा है, और नीचे वाले में 2.75, अच्छा N2 में 2.75 है, उल्टा बोल दिया मैंने, N1 में 2.25 है ना। तो एक में मतलब ऊपर वाले एक्सट्रीम पर होगा, एक में नीचे वाले, तो पाई का फेज डिफरेंस है ना। पाई का मतलब जब ये निकलेंगे तो इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सर कैसे बोल रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ, एक बार वापस बोलो ना। देखो पहले वाले में बोला जा रहा है 2.25, तो एक वेव, 2 वेव और ये 0.25 मतलब λ/4 इतना हो चुका है। हाँ सर। और दूसरा वाले में क्या है, वेव छोटे हो गए हैं तो 2.75, तो एक वेव, 2 वेव और तीसरा वाले का ये वाला पार्ट आ गया ना, इतना पार्ट कट गया। तो इसमें ये वाला पॉइंट क्या है, नीचे वाले एक्सट्रीम पर है ना, और यहां से जब निकल रहा है ये सेम ही है ना, डायग्राम में थोड़ा ये आगे बढ़ गया, ये ऊपर वाले एक्सट्रीम पर है। हाँ तो इसका मतलब इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस हो चुका है, पाए। पाए का ना। तो जब पाए के फेज डिफरेंस से अब ये आगे आएंगे ना, बाहर आते हैं फिर से वो वेवलेंथ तो वैसे ही बड़ी हो जाएगी, फिर से बाकी सब सेम हो जाएगा, लेकिन फेज डिफरेंस जो आया वो मेंटेन हो जाएगा पाए का। और जब पाए का फेज डिफरेंस मेंटेन होगा तो अब आगे ये जब इंटरफेरेंस करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव करेंगे ना। तो सर ये तो यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर्स दिए ना, मतलब अगर थोड़े गलत रहते तो वो ऐसा नहीं कर सकते, N1/N2 को डिवाइड मार जाओ तो म्यू आ जाएगा ऐसा। हाँ ये भी कर सकते हो, N1/N2। और फिर म्यू को म्यू इंटू टी करके उनका फेज डिफरेंस बहुत लंबा जाएगा, ये बहुत अच्छा है, यही बोलो सर। वो सेकंड वाला कर दो इससे। और दूसरा एक चीज ये है ना कि इसमें इतनी लेंथ में ये जो वेव आए और इसमें जो आए हैं ना, वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है ना। जितनी हाँ देर में सर ये इसमें कवर करेगा इसमें और आगे तक चला जाएगा ना।
इसमें आप सिर्फ पाए या फिर 2 पाए ऐसे वाले कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हो ना मतलब आप? एक मिनट, एक मिनट। देखो इसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। हेलो, हाँ सर। सर बोलो। हम इनके बीच में टाइम डिफरेंस निकाल करके फेज डिफरेंस निकाले तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। इसमें देखो ज्यादा टाइम लगेगा निकलने में, इसमें कम टाइम लगेगा, और इसमें ज्यादा टाइम लगेगा या कम वो आप कैसे निकाल सकते हो? एक उस अंदर जाने पे क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है? नहीं। तो क्या टाइम पीरियड चेंज हुआ है? नहीं। नहीं। तो अगर इसने यहाँ पे अंदर जैसे 2.75 उसने कवर किया ना, 2.75, तो 2 वेब तो कंप्लीट कर लिया और तीसरा वाला 1/4 किया है, तो अंदर का टाइम कितना हुआ? 2t प्लस 3t/4 हाँ ना। और बाहर वाले के लिए अगर आप देखोगे तो क्या होगा? 2t प्लस उसका अगला वाला जो है 2.25 है ना, तो 2.25 मतलब कितना ऑसिलेशन? t/4 के करस्पॉन्डिंग। हाँ सर। तो इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितने का आ जाएगा? t/2 का हाँ। ना। तो अब जब ये बाहर निकलेंगे तो t/2 के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आना होगा वो आ चुका होगा, 2/t इंटू डेल्टा टी। तो पाई का फेज डिफरेंस आ चुका है। सर सेकंड वाला करो ना इससे। अब इसमें जैसे इससे अगर हम करते हैं तो 1.80 का मतलब कितना हुआ? सर आप सीधा सब्ट्रैक्ट करके टी मार दे रहे हो ना, मतलब इन शॉर्ट। देखो मेरा ये बोलना है ना, हाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे टाइम डिफरेंस आ रहा है ना। टाइम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है ना, तो उसको लेके सोचना आसान है। अच्छा हाँ सर, एकदम परफेक्ट। हाँ समझ समझ गया सर, समझ गया। तो अंदर भले ही वो छोटे वेब में ओसिलेट कर रहा है, बट ओसिलेशन का टाइम दोनों जगह सेम है। तो अब जैसे दूसरा वाला करता हूं तो दूसरे वाले में 1.80 ना, तो ये अगला वाला करीब 0.8t तक हो पाया है ना। हाँ एक वेब कंप्लीट हुआ मतलब उतना, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ओसिलेट 1.8 वेब कंप्लीट होने में 1.8t टाइम लग गया होगा, और दूसरे वाले में 2.8t टाइम लग गया होगा। तो इनका डिफरेंस ले लो तो वो कितना आएगा? 1t। हाँ सर। तो इस बार टाइम डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई का आएगा ना, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, एकदम क्लियर हो चुका है। ना क्योंकि वेब छोटा हो या बड़ा हो ना, जितना वेब कंप्लीट हुआ उतना टाइम पीरियड तो लगेगा ही। नेक्स्ट बताओ, हो जाएगा आगे? अब करने की जरूरत है क्या? हो जाएगा। सर नहीं सर, हो गया। और है कि नहीं डाउट? हेलो, हाँ सर, एक बार 12 देख लो ना, तो वो थोड़ा सा। 12 सर 7th। 7th
A monochromatic light of source wavelength lambda is placed at S, ठीक है, S1p माइनस S2p दिया है, S1p माइनस S2p दिया है, ये ध्यान रखना ना, जब तीन लोगों का इंटरफेरेंस कराओगे तो वेक्टर्स टाइप से करोगे ना, उनका वेक्टर एडिशन तीन वेक्टर्स का ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो हमें बोल दिया गया है कि ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है ना। तो जब लाइट एक इधर से जा रही है और इधर को आ रही है, S1p, ये S1p हो गया ना, और दूसरे में S2p यहां से जा रही है और इधर को आ रही है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, S1p माइनस S2p, कितना आ रहा है हमारा, λ/6। तो टोटल कितना होगा यहां से चल के आने में, जितना इधर आएगा उतना इधर भी आएगा ना, यहां से लाइट आ रही है ना, तो 2λ/6 हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, S1 एंड S2 से जो लाइट आ रही है उनके बीच में, सर वो स्प्लिट्स S1 S2 एंड S के इक्विडिस्टेंस फ्रॉम S बोला थे क्वेश्चन में। उसमें बोला नहीं है, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ रही है, आपको दे दिया ना पार्ट डिफरेंस, तो आप बस वो यूज करो, आपको तो पार्ट डिफरेंस निकालने में यूज करना होता है ना। वो नहीं सर, वो आपने डबल किया ना, तो फिर उसका हाँ, बोलते था तो ये उन्होंने डबल, बोला ये देखो लिखा है ना क्वेश्चन में, ये भी डी लिखा है, ये भी डी लिखा है। अच्छा वैसे हाँ, मुझे लगा वो S2 S1 वगैरह। नहीं नहीं, ये डी लिखा है ना, जब जो इधर है वैसे ही डायग्राम इधर है, सेम है ना ये। हाँ हाँ तो ये हो जाएगा 2π/3 ना, 2π/3 मतलब 120 डिग्री का इनके बीच में फेज डिफरेंस है। फिर हमारा S1p और S3p ना, इनके बीच में निकाला गया, तो वो हमारा कितना हो गया, 2λ/3 हो गया है। 2λ/3 का डबल करोगे तो 4λ/3 आएगा, तो फेज डिफरेंस इस बार जो आएगा वो 240 डिग्री आएगा ना। 240 का मतलब क्या हुआ, S1 S2 का अगर मान लो के बीच में बना रहा हो, सबके से जो लाइट आ रही है उनका एम्पलीट्यूड ए है, तो एक का एम्पलीट्यूड ए हुआ, दूसरा ये A1 है ना, ये A2 है ना, और इससे 240 डिग्री, 240 डिग्री मतलब कहीं इधर आ रहा होगा ना, ये A3, तो ये भी कितना हुआ 120, और ये भी कितना हुआ 120 ना, तीनों ऐसे पहुंच रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एम्पलीट्यूड का रिपीट करो ना। मान लो अगर तीनों से जो लाइट आ रही है वो उनका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कुछ ए है, तो S1 S2 के बीच में जब वेक्टर एडिशन करोगे तो एंगल कितना लोगे, 120, जो इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा ना। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड को वेक्टर लेकर के और ऐसे हम डायग्राम बना के नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ना। हेलो, हाँ सर। समझ आ रहा है, इंटरफेरेंस में यही करते हैं ना। हाँ सर। तो A1 A2 का बनाया, फिर A1 A3 का दिखाया 1 और 3 का, तो वहां 240 लिया, तो ये 240 ले लिया, इधर आया, तो इससे सबके बीच का एंगल 120 120 आया ना। हाँ सर समझा। तो अब अगर ऐसे तीन वेक्टर का एडिशन करोगे जिनके बीच में एंगल 120 है, तो इनका वेक्टर एडिशन कितना आएगा टोटल, 0 ना। सर वो 480 होएगा ना, कौन सा, वो
क्योंकि वो डबल होएगा ना, 2 पाई इंटू कर 4 दिया लैम्डा बाई 3 हो जाएगा ना। डबल, यहाँ कर दिया ना, 2 लैम्डा बाई 3 था तो उसका डबल करके 4 लैम्डा बाई 3 लिया है। और फिर आगे वापस 2 पाई रहेगा तो 8 पाई बाई 3 हो ओके, जाएगा ना ऊपर पाई, पहले लैम्डा बाई 6 था, यहाँ पे तो 480 हो जाएगा लैम्डा बाई ना। 3, हाँ ये 480 हो जाएगा। 480 का मतलब कितना हुआ, 360 120 हो 120। 120, तो 120 रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 इधर है, A2 और A3 दोनों इधर ही हैं ना। हाँ। अब हमें बोला गया है if I is the intensity at P when only one slit is open ना, मतलब एक के वजह से यहाँ कितनी इंटेंसिटी पहुंच रही है I ना, तो सबकी वजह से I पहुंच रही है। अब इनका हमें इंटरफेरेंस कराना है, तो I2 और I3 का इंटरफेरेंस वेक्टर ऐड करोगे, जैसे मान लो जो I है उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड हमने मान लिया कुछ A है ना, समझो ना, I जो होगा A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। हेलो, हाँ सर, वो तो रूट अब 3 आ एक, जाएगा। हाँ तो इधर 2A आ गया, इधर A आ गया, उनके बीच में एंगल 120 है, तो नेट एम्पलीट्यूड अब कितना आएगा, √3a। √3 √3A आ रहा है। तो हाँ इसका स्क्वायर कर दो, 3A स्क्वायर मतलब 3I के इंटेंसिटी वहां पे आ रही होगी ना, A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में इंटेंसिटी होगी ना, ये दे दिया हमने ऐसे I दिया तो I के प्रोपोर्शनल A स्क्वायर है, वैसे लेके A निकालो, फिर उल्टा करके I बता दो, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ, 12 12th। A thin slice is cut out of glass cylinder along a plane parallel to its axis. देखो इसमें क्या है कि एक ऐसे आपने सिलेंडर लिया हुआ है, फिर आपने नीचे से एक इसका स्लाइस ऐसे कट किया ना, और उसको एक ग्लास प्लेट पे रख दिया। आप थिन स्लाइस कट करोगे तो कुछ ऐसा आ चुका होगा ना, और इसको आपने कोई इसके ऊपर रख दिया ऐसे, तो अब आपको इधर से क्या दिख रहा होगा, ऐसे ग्लास प्लेट है उसके ऊपर ऐसे एक थिन स्लाइस रखा हुआ है। समझ आ रहा है क्या है क्वेश्चन। हाँ। अब आपको ऊपर से यहाँ पे लाइट ऐसे गिर रही है ना, तो अब आपको देखो क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे मान लो आपको यहाँ पे थिन एयर जो है उसके वजह से इंटरफेरेंस हुआ कंस्ट्रक्टिव, तो पूरा इस लाइन के लॉन्ग अंदर को आपको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली लाइन दिखेगी ना, ये स्ट्रेट है ना पूरा, लेंस में सर्कुलर था वो स्लाइस हाँ सर। ना, तो यहाँ पे अब एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी अंदर तक गई होगी कोई एक कलर की। तो अब इस हिसाब से आंसर करना है, देखो क्या क्या है वहां, देखो लेंस सर में ये रिपीट करो ना, ये नहीं समझा। क्या क्या, वो इसमें और लेंस वाले में क्या फर्क बोला तुमने? दोनों में फर्क ये है कि उसमें लेंस वाले में जो ऊपर से जो था वो ऐसा लेंस रखा हुआ था, तो जो जैसे एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हुआ तो वो ऐसे सर्कल में कंस्ट्रक्टिव दिखेगा, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्टिव होगा वो एक लाइन में कंस्ट्रक्टिव दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। तो फ्रिंजेज आर स्ट्रेट पैरेलल टू द लेंथ ऑफ पीस, सही बात है, ये स्ट्रेट होंगी और पैरेलल टू लेंथ होगी। हमें क्या बताना है, ये गलत रॉन्ग वाला बताना है ना, line of contact of cylindrical glass piece and glass plate appears dark, यहाँ पे क्या हो रहा होगा ना इस जगह पर,
यहाँ पर डार्क होगा क्या? फिर जो आज अभी सीखा है उसके हिसाब से तो म्यूटी मतलब वो जीरो हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे तो मतलब ये थिकनेस कुछ है ही नहीं है ना, थिकनेस कुछ है ही नहीं है, तो जो भी लाइट जाएगी यहाँ से, तो डार्क नहीं होगा सर। डार्क नहीं होगा। एक लाइट तो यहाँ पे हम ऐसे मानेंगे कि ये गैप एकदम नेग्लिजिबल है ना, एक लाइट तो यहीं से चली गई और एक लाइट इधर से जाके आई, तो यहाँ पे इसमें भी फेज चेंज आ गया है पाई का, यहाँ पे भी फेज चेंज पाई का आ गया, तो फेज चेंज तो दोनों में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो मतलब इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ब्राइट दिखेगी ना, डार्क नहीं होगा, तो यही वाला गलत होगा फिर। नहीं सर सीधी है। नहीं यहाँ पे होगा ना सर, फर्क पड़ेगा ना, देखो ना वो पहली तो ये भी करके आएगी ना। क्या? अरे हाँ नहीं सही समझो। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ टकराने पे यहाँ फेज चेंज हो गया है ना, हाँ नीचे वाले पे नहीं होगा क्योंकि दोनों, नीचे वाले पे नहीं हुआ है, हाँ ठीक है। वही तो। हाँ, क्योंकि यहाँ डेंसर टू रेयरर गई है ना, यहाँ पर रेयरर टू डेंसर जा रही है ना, नीचे ग्लास है, तो ये फेज चेंज हो गया है, तो डार्क हो जाएगी, सही बात है। और फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजिंग एज वी गो आउटवर्ड, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इससे दूर जाएंगे, तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। फ्रिंज स्पेसिंग क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इनके बीच की ये थिकनेस बढ़ रही है ना, और अपन ने जो एक्स निकाला था वो कितना आया था? तो उसमें तो सिर्फ म्यू एक्स थीटा आया था, मतलब लीनियर आया था, बढ़ रहा नहीं तो। मतलब वो बढ़ नहीं रहा है ना, फ्रिंज स्पेसिंग नहीं बढ़ेगा। पर वो तो सिर्फ छोटे के लिए ना। नहीं, तो वो तो पतला से स्लाइस कट किया है थीटा, तो अच्छा यहाँ पे तो थीटा कांस्टेंट है ना, वहाँ थीटा चेंज हो रहा होगा ना। हाँ वही वही। हाँ, वहाँ तो थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा ना। क्या हो रहा होगा ऐसे? वो थीटा बढ़ेगा। थीटा नहीं सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, इनके बीच का वो पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है ना, थीटा की जगह टी बढ़ता जा रहा है ना, इसको अभी टी लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ टी बढ़ रहा है तो म्यू टी बढ़ता जा रहा है ना, म्यू टी बढ़ेगा तो सर म्यू टी बाय लैम्डा और म्यू टी वैसे ढूंढना है, मतलब दो मैक्सिमम टाइप। हाँ, तो n इक्वल टू क्या होगा, 2 म्यू टी बाई लैम्डा ना, तो अगर म्यू टी बढ़ता जा रहा होगा, कैसे सोचेंगे इसमें? सर टू म्यू टी टू माइनस टी वन इक्वल्स लैम्डा, ऐसा दो, ये डिस्टेंस होगा, फ्रिंज डिस्टेंस। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? टू म्यू टी टू माइनस टी वन इज लैम्डा ना, दो मैक्सिमा के बीच में। 2 म्यू टी बाई लैम्डा ऐसे बोल लो ना। हाँ टू म्यू टी टू माइनस टी वन। 2 म्यू टी टू माइनस टी वन। हाँ इक्वल्स लैम्डा होगा ना, कुछ नहीं एन और एन प्लस वन ना सर। हाँ, तो कुछ हम मान लेते हैं कि nth वाले के टाइम पे कुछ टी एन है थिकनेस, और n प्लस वन वाले के टाइम पे टी एन प्लस वन है हाँ परफेक्ट, यही। ना, तो n प्लस वन वाले के टाइम में ये चेंज हो जाएगा, तो इनके बीच का जो गैप होगा ये ऐसे हो रहा होगा, तो ये जो हमारा बीच का थिकनेस का डिफरेंस है, ये लैम्डा है। ये टी एन प्लस वन माइनस टी, ये सब तो कांस्टेंट है ना, हाँ तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थिकनेस बढ़ता जा रहा है ना, हाँ क्योंकि उसमें ऐसा होता जा रहा है ना, थिकनेस ये बढ़ता जा रहा है, अब बाद में तेजी से बढ़ेगा ना डिफरेंस, हाँ क्योंकि सर वही। ये बाद में ये डिफरेंस तेजी से बढ़ रहा होगा, तो वो बढ़ रहा होगा स्पेसिंग उनके बीच का।
पर सर उन लोगों ने ये गलत दिया है। हाँ गलत भी है सर ये। Fringe spacing increases as we go outward. ठीक है, अभी चेक करता हूँ। डी वाले में क्या है? फ्रिंजेज आर फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज. Fringes are formed due to the interference of light rays reflected from the curved surface or the cylindrical piece and top surface of the. ये तो वही सही बात है। तो दो यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। Fringe spacing increases as we go outward. और इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है, कुछ दिया है क्या? सॉल्यूशन ही नहीं दिया इसका। सर गलत तो ठीक है, पर ये सॉल्यूशन भी देते नहीं हार्ड क्वेश्चन का। देखो इसमें ए बी डी तो एकदम 100% सब सही है। सी वाले में बस ये हो सकता है कि अगर बहुत थिन स्लाइस कट किया हो तो उसमें लगभग उन्होंने ये माना हो कि थीटा कांस्टेंट है। बहुत थिन स्लाइस है तो लगभग ये, अगर बहुत छोटा है तो स्ट्रेट लिया और ये थीटा कांस्टेंट लेकर के उसको वैसे ले लिया है। क्योंकि देखो ए में तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्ट्रेट आएगा, उसमें कोई एजम्पशन नहीं है। बी वाले में भी यहाँ पर डार्क वाला बनेगा, उसमें भी कोई एजम्पशन नहीं है। डी वाला भी सही है कि इंटरफेरेंस हो रहा है। सी वाले में ये एजम्पशन हो सकता है ना पॉसिबल। हेलो, हाँ सर। हाँ मतलब अगर चारों में कंपेयर करें तो एक सी इनकरेक्ट हो सकता है उसमें। पर एक्चुअल में तो राइट है ना, मतलब देखो एकदम अगर थिन लोगे, हाँ एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन वही है ना कि ये बहुत पतले के लिए जब देख रहोगे तो बहुत पतले के लिए देखोगे तो बहुत छोटा सा ही कट करोगे ना। हाँ सर। तो थीटा तो लगभग सेम ही लेके चलोगे, फिर बहुत पतला सा कट किया है तो। क्योंकि ये एयर की फिल्म भी तो हमें थिन रखनी है ना, अगर ज्यादा बड़ा कर लेंगे तो थिक हो जाएगा तो फिर वो फायदा भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट बताओ। हेलो सर 14। A parallel coherent beam of light falls on a Fresnel biprism of refractive index mu and angle, ठीक है। Fringe width of on the screen at a distance d from the biprism will be। देखो हमें इसमें 14 में एक देखो एग्जाम्पल था, वो सॉल्व कर लिए थे। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और ये प्रिज्म एंगल दिया है ना अल्फा। और फिर हमें यहाँ डी डिस्टेंस पे फ्रिंज पैटर्न देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, ऐसे यहाँ पे हम कुछ एक लाइट सोर्स रखते थे ना, तो वो लाइट सोर्स ऐसे यहाँ से डेविएट होकर के कुछ इधर से आता दिखता था। तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती थी, इसको कुछ x इंटू ये बोलेंगे ना। सेम वे में ये भी हो जाएगा, तो ये हमारा d की वैल्यू हो जाएगी 2x डेल्टा। तो फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगा, तो इसमें ये x तो दिया ही नहीं है, 2 लैम्डा x डेल्टा तो हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए मतलब अल्फा
एक सेकेंड, लैम्डा डी बाई डी होता था ना, फ्रिंज विड्थ क्या होता था, डी ऊपर रहता था ना। हाँ सर, डी ऊपर रहता वो है। डी प्लस एक्स होगा ना, डी के जगह पे। वो तो मान लो डी प्लस एक्स में ये नेग्लेक्ट कर देंगे उतना। नहीं सर, वो इनफाइनाइट है। सर इन्फिनिटी है वो पैरेलल कोहेरेंट बीम। अच्छा ऐसा कुछ बोला है क्या? अच्छा अच्छा, ओके, पैरेलल बोला है, ओके। पैरेलल बोला है। हम्म पैरेलल बोल रहा होगा तो यार इनके बीच में फिर वो एक्स पकड़ के सॉल्व कर दो और उसके बाद उसको टेंड करा दो इनफाइनाइट। अच्छा, एक्स को इनफाइनाइट को टेंड करा दें, देखते हैं ऐसे। तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी की वैल्यू हो गई डी प्लस एक्स, और स्मॉल डी हो गया 2x इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ये अल्फा। फिर x इनफाइनाइट को जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 ए आ जा रहा है ऐसे। ठीक है, समझ लो क्या हुआ, ये x ले लिया गया है तो x ले करके ये सॉल्व कर दिया गया, फिर x को इनफाइनाइट करा दिया गया है। हाँ सर। और बताओ। सर 60। 16 में हमारा S1 S2 दिया है, थिन फिल्म ली गई है। If maximum of third order is formed at the origin O, the third order form हो रही, मतलब तीसरी वाली ऊपर से शिफ्ट होकर के थर्ड वाली O पे आ गई है। हाँ। ठीक है, तो हमें अब डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम O बताना है। फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम O, तो अब देखो इसमें हम लोग ऐसे कर लेंगे, ना यहाँ पे अभी थर्ड वाला जो मैक्सिमा था ना, वो वाला यहाँ पे आ गया। तो थर्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तो फोर्थ वाला जो था वो यहाँ आ चुका होगा, 4 डैश मान लो ना, और नीचे का जो फोर्थ था वो अब क्या होगा, शुरू में जो नीचे का फोर्थ था वो अब कहाँ चला गया होगा, कहीं नीचे चला गया होगा ना। तो एक ये डिस्टेंस आ रही होगी, एक ये डिस्टेंस आ रही होगी फोर्थ मैक्सिमा की। तो और ये फ्रिंज विड्थ कितना आया यहाँ पर,
हाँ सर हो गया वो थोड़ा गलत ले लिया था मैंने। बट एक मिनट रुक जाओ ना, डिस्टेंस ये अगर हम निकालेंगे 3.6, तो आंसर क्या आना चाहिए? पहला जो आना चाहिए, जो प्लस वाला आना चाहिए वो कम आना चाहिए, माइनस वाला ज्यादा आना चाहिए ना। बट इसमें तो कुछ ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ये सारा जो है फ्रिंज पैटर्न नीचे आ गया है, तो और अच्छा वो भी है। अच्छा नहीं मेरा +6 आया था ये। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं होता 0.78, 0.78, तो ऊपर वाले का तो 0.78 आना चाहिए था, बट वैसा नहीं। 1.3 से डिवाइड भी करेंगे ना म्यू। नहीं, फ्रिंज विड्थ पे थोड़ी कोई फर्क पड़ा होगा। लैम्डा पे फर्क पड़ेगा। ये एक वो मिनट, एयर का दिया है लैम्डा तो ये पूरा सिस्टम किसमें है? और पानी में। पानी में है क्या? और सर वो जो शिफ्ट हो रहा है ना वो एयर की वजह से हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा अच्छा, ये एयर में है, मुझे ये नहीं पता था। एक वो मिनट, एयर फिल्म है, वही बोल रहा हूँ मैं, टीम आपको एयर बोल की रहा हूँ। एयर और वो पानी का तो नीचे अच्छा होता अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके, ये है क्या? नीचे मुझे लगा नहीं, मतलब ये पानी की वो कुछ अलग फिल्म है, मैं उल्टा ही समझ लिया क्वेश्चन। ओके, उमंग वो ऊपर होगा ना। हाँ ऊपर हो जाएगा नीचे नहीं होगा। हाँ इस बार तो ये क्या है, बाहर के कंपेरिजन में रेयरर मीडियम है ना, तो सब उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ उल्टा हो जाएगा फिर, और ये हाँ तो म्यू सर आ जाता है फिर उससे वो, हाँ आप सर इसमें आ जाता आपका। फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। और वो लैम्डा वो लैम्डा को भी बदलना पड़ेगा। हाँ ले, ये λ/3 कर लेंगे, λ/μ करेंगे ना। म्यू कितना है? म्यू वाटर का 1.3 है ना। हाँ हाँ सर। तो बाय यहाँ पे 3 करेंगे, 1.3। ना ये आ जाएगा, और ये सब ऊपर को शिफ्ट होगा ना, तो एक की डिस्टेंस तो 7b होगी, और एक की होगी केवल b, 7 विड्थ और एक की विड्थ। इसको बाय 1.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06। 0.26। ये बी ऑप्शन आ जा रहा होगा ना। हाँ सर। हम्म, ठीक है ठीक है। और बताओ, अभी और कितने बचे होंगे इसमें वेब ऑप्टिक्स में? हेलो, एक दो ही है सर, वो भी आंसर गलत दिए इसलिए होता है। ठीक है, बताओ और जल्दी बताओ। वो 27 28 का आंसर गलत है ना बस। 27 28, बाकी लोग बताओ भाई, सही है गलत है? 27 का शायद बराबर है। राज, सौरभ, तुम लोग क्या बोल रहे हो? उन्होंने फर्स्ट मिनिमल है 27 का, सिर्फ ए आना चाहिए। If the मेरा भी first- सिर्फ यही आता है। हाँ फर्स्ट मिनिमल ही है ना। फर्स्ट मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम। हाँ छोड़ दो सकते हो, गलत दिए। और 28 आया है क्या? 28 आ रहा है। ये हाँ आता है 28। सर आया आया 28 का है। 27 गप्ला है, 28 सही है। हाँ 28 कर दो। 28 सही है। 27 में घपला लग रहा है, हाँ उसका सिर्फ ए होगा 27। चेक करते हैं। If the first minima in Young's slit experiment occurs in front of one of the slit, D की वैल्यू इस बार कम दी है ना, और डिस्टेंस बिटवीन
मतलब स्मॉल डी बहुत छोटा नहीं है कैपिटल डी से, देन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कैन बी यूज्ड, मतलब यहाँ पे कुछ भी पुराना अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे ना, सब सॉल्व करेंगे। तुम लोगों ने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन यूज किया, सॉल्व किया नहीं है? नहीं सॉल्व किया सॉल्व किया है पूरा। उमंग तूने? सॉल्व किया सर। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है इस जगह पे डेल्टा एक्स 0 है ना, तो फर्स्ट मिनिमम आप कहाँ आएगा, डेल्टा एक्स जब बढ़ते बढ़ते λ/2 हुआ होगा ना। हाँ सर। वेवलेंथ मान लो लाइट की जो आ रही है वो कुछ लैम्डा है, तो यहाँ से तो डी चल के जाएगा और इधर से कितना चल के जाएगा, ये तो जो 20। स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर माइनस डी, ये बराबर होना चाहिए λ/2। तो इनकी वैल्यू डाल देते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी डालेंगे, 12, 12 और 5 का तो ये आ जाएगा 13, और ये कितना है 12, तो ये आ गया 13, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। और ये आंसर रखते हैं। हाँ सही है, सही है। नेक्स्ट बताओ। सर 28 करो तो ना, मेरा नहीं आ रहा है वो आंसर। In YDSC experiment, slits are arranged such that the beside central bright fringe, there is only one bright fringe on either side of it. Slit separation D for a given condition cannot be। देखो ये बोला जा रहा है कि स्क्रीन पे एक तो इधर सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज बनी और फिर दोनों साइड में एक और ब्राइट फ्रिंज बनी ना, और एक तो इन्फिनिटी पे बन रही होगी। तो वो इन्फिनिटी वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे नहीं, लेकिन नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे ना सर, तभी अगर हम आएगा। प्रैक्टिकली थोड़ी उतना होता है बड़ा। हाँ नहीं लेंगे ना। अरे सुन पूरी बात भाई, हमें वो काउंट थोड़ी करना है, मतलब स्क्रीन पे नहीं लाना है, लेकिन अगर हमें ये बीच की डिस्टेंस डी है ना, तो जो जैसे हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके पार्ट डिफरेंस फिर कितना हो जाएगा, ये जितने भी रहा होगा डी के बराबर इन्फिनिटी पे जाके हो जाएगा ना। हाँ। तो इन्फिनिटी पे यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितना हो रहा है, कोई एक साइड में जाए यहाँ पर, उस साइड को जब हम जा रहे हैं तो वो कितने के बराबर हो जाना चाहिए, 2d के, 2 लैम्डा के बराबर, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है तो 2 लैम्डा उधर इन्फिनिटी पे होगा ना। अगर मैं d को ही लैम्डा लिख दूंगा तो फिर ये लैम्डा इन्फिनिटी पे जाके होगा ना। अगर मैं d की वैल्यू 2 लैम्डा लूंगा तो इन्फिनिटी पे जाकर डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, बीच में एक लैम्डा मिल जाएगा ना मुझे। हाँ सर। समझ आ रहा है ना, मुझे इन्फिनिटी वाला नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे 2 लैम्डा लेना पड़ेगा ताकि बीच में एक लैम्डा मिल जाए। हेलो, आंसर 2 लैम्डा होना चाहिए, क्या दिया आंसर? सर ए भी होगा ना। हाँ कैन नॉट बी। नहीं, कैन नॉट हाँ, बी। और λ/2 नहीं हो तो सकता। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये पता है कि इन्फिनिटी पे लैम्डा से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर, वैसे ही। हाँ, तो लैम्डा से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 लैम्डा भी पॉसिबल है, डी 3 λ/2 भी पॉसिबल है, तो सी और डी दोनों पॉसिबल है। हाँ कैन नॉट नहीं पढ़ा था सर मैंने। अच्छा, लैम्डा नहीं हो सकता और λ/2, ए और बी नहीं हो सकता, आंसर ए और बी होना चाहिए। हाँ सर, ए भी है। नेक्स्ट बताओ, हो गया ना अब? हाँ मेरे हो गए। सर 34। यार अब आज 2 घंटे से ऊपर हो गया, अब मैं और हाँ बताने। सर, मेरा भी 34 का गलत आ रहा है। ठीक है, ये एक और कर लेता हूँ, फिर अब नेक्स्ट आउट सेशन में बाकी कराते हैं ना। Four monochromatic coherent source of light emitting wave in phase of wavelength L are placed at
0D 2D 3D on x axis. फिर अगर हम बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएंगे और d की वैल्यू अगर λ/4 है, तो बहुत दूर कोई पॉइंट पे देख रहे हैं, तो वहां पे डार्क दिखेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 सोर्स है ना, अगर 4 सोर्स हैं तो इनके बीच में अगर और सेम इंटेंसिटी के हैं तो इनसे डिस्ट्रक्टिव कब मिलेगा? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। अगर इन सबके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस आएगा तो सबका मिल करके चारों का एडिशन 0 हो जाएगा ना। हाँ तो अब हमें देखो बोला गया d की वैल्यू l/4 है ना, l मतलब लैम्डा ना, λ/4 है, λ/4 के करस्पॉन्डिंग कितने का फेज डिफरेंस आएगा? π/2, मतलब इनके इनके बीच में π/2 का, इनके इनके बीच में π/2 का, इसके इसके बीच में π/2 का है ना। पहले से दूसरा π/2 पे, दूसरे से तीसरा π/2 पर, और तीसरे से हाँ पहले से दूसरे का बीच का हो गया ना, दूसरे से तीसरे का हो गया, तीसरे से चौथे का हो गया, तो चौथे से फर्स्ट के बीच में भी फिर यही आ जाएगा ना, π/2 का ही एंगल आ जाएगा। लास्ट और फर्स्ट में क्यों दिया सर? क्या क्या? वो लास्ट वाला एरो क्यों दिया, फोर्थ वाला? पहले 3 समझ गए, वो π/2 का लिया है, वो लास्ट वाला क्यों दिया? ऐसे वेक्टर दिखाता हूँ ना, इसका वेक्टर मान लो मैंने इधर को दिखाया है, तो इसका वाला वेक्टर कितने पे दिखाऊंगा? पहले वाले से 90 डिग्री पर, ये A2 हो गया। हाँ फिर A3 किधर दिखाऊंगा? अच्छा, हाँ सर। 90 पर, ये हाँ A3। सर समझ। फिर A4 किधर दिखाऊंगा? इससे 90 पर, इससे 90, मतलब ये है तो इससे 90 पे, इधर ये हो गया A4। तो पहले और चौथे हाँ के बीच में भी एंगल कितना आ जाएगा? 90 ना। हाँ सर समझ। तो उस टाइम पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही है। फिर बोला गया है कि अगर वो l/8 हो जाए, l/8 हो जाएगा तो π/4 का डिफरेंस रह जाएगा ना फिर उनके बीच में ना। अगर ये लैम्डा आधा हो जाएगा तो यहाँ पे एक दो के बीच का डिफरेंस π/4 हो जाएगा। तो अब ऐसे बनाओ, पहला वाला अगर यहाँ पर है तो दूसरा वाला π/4, तीसरा वाला उससे π/4 और चौथा वाला उससे π/4। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर वो तो अब ये तो 0 तो नहीं हो पाएगा ना ये। हाँ हाँ सर समझ गया, वो आगे का सर। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, लगभग तो हो ही गया है ना ये। हाँ सर। सर हाँ, 2 ही डाउट है, तो व्हाट्सएप पे पूछो या फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर? और 2 ही डाउट है दो, छोटे ऐसा छोटे? तो नहीं कॉम्प्रिहेंशन का बोल रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन में फिर 4 हो? नहीं 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 नहीं, अगर तो फिर टोटल व्हाट्सएप पे पूछो या अभी? 2 क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, अभी करा देता हूँ। वो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट वाला है, वो आपने बोला ना बाद में पूछो, इसलिए मैंने अभी हाँ पूछा। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट, ओके। इन द फिगर शोन, एक में वेरिएबल उससे आ रहा है एल डिस्टेंस कवर करके, एंड रेस्ट of the space filled with air, the at O minima is formed, then minimum value of positive constant A। मैथ का हुआ कि नहीं कोर्स अभी तुम लोगों का?
आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। अच्छा, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 है या एल है? वो 1 है, 1 है। 1 + ax। तो अब यहां से लाइट आ रही है और यहां से आ रही है, तो यहां पर अगर हमको चाहिए कि मिनिमा मिले ना, मिनिमा मिले तो अब देखो जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा उसके वजह से ही पार्ट डिफरेंस आएगा ना। तो बस हम इतने पार्ट में देख लेते हैं ना कि कितने का पार्ट डिफरेंस आ रहा है। तो इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाल लेते हैं ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने के लिए क्या करो, आप पहले देखो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में एयर में कितना चल लेगा ना, वो निकाल लेंगे। तो कोई भी यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर हम dx लेंथ लें तो dx लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। dx अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी होगी c/म्यू, म्यू ऊपर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 1 + ax dx अपॉन में c। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक, तो टोटल टाइम आ जाएगा अंदर चलने का। तो आ जाएगा ये c बाहर गया, यहाँ आ जाएगा l और al²/2 ना। ये टोटल टाइम है अंदर चलने का। तो इतने टाइम में बाहर कितना चल लेगा, फ्री स्पेस में कितना चला होगा इतनी देर में, c/t। c/t की वैल्यू डालेंगे यहाँ से, c इधर को ला करके, तो l + al²/2 इतना फ्री स्पेस में चलेगा। और तो हम लोगों को अब क्या करना है, एक मिनट ना। देखो इधर अब, हेलो, हाँ सर। अब देखो ये जो पूरा है इसको हम हटा करके यहाँ पे इतनी लेंथ का एयर इमेजिन कर सकते हैं ना। समझो ना, जितनी जितनी देर में ये इसमें क्रॉस हुआ उतनी देर में वो फ्री स्पेस में कितना चला जाएगा। नहीं, एक रे, नहीं कोई भी एक स्लैब है ना, इसमें एक लाइट इंटर करी और एक यहाँ से आ रही है, तो जितनी देर में ये इसको क्रॉस किया उतनी देर में फ्री स्पेस वाला कुछ इतना चला गया। तो हम इसको हटा के उसकी जगह ये ले सकते हैं ना। हाँ मतलब सर। क्योंकि दोनों के अगर हमें पार्ट डिफरेंस कंपेयर करने हैं तो सेम मीडियम लेनी पड़ेगी ना। तो ये जो एल डिस्टेंस है वो एल के बराबर नहीं है, फ्री स्पेस में कितने के बराबर है, इतने के। और इधर ये वाली लाइट कितनी चल के आई, इधर से एल चली, जबकि इधर वाली जो लाइट है वो इतने के बराबर चली। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है इनके बीच में, al²/2 के बराबर आएगा ना। इसको भी मैंने फ्री स्पेस में चेंज कर लिया ना। फिर ये बराबर होना चाहिए अगर हमें, हाँ सर समझ गया, हो हाँ, जाएगा। λ/2 कैसे। और बताओ, एक और बोल रहे थे ना है। हेलो, एक्सरसाइज 2 का
है ना थर्ड वाला। एक्सरसाइज 2 का थर्ड वाला ना? Figure shows a plane wave refracted from air to water using Huygens principle. A, B, C, D are the length on the diagram. Refractive index of water with respect to air is the ratio. ऐसे ये रेज आ रही हैं और ये हमारा यहाँ का वेव फ्रंट है ना, ये डिस्टेंस ए है। फिर ये इधर को गई, ये इधर को गई, तो ये हमारा कुछ ई है, ये सी है, ये डी है, ये बी है। तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखो जो हाइगेन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि कोई भी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का जो टाइम होगा वो हमेशा सेम लगेगा ना, कोई भी मीडियम में जा रही हो। हेलो? हाँ सर। ना कोई भी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम सेम होगा, तो जो यहां से यहां आने में टाइम लगेगा वही यहां से यहां आने में टाइम लगेगा ना। तो यहां से यहां आने का अगर बाहर स्पीड सी है तो अंदर स्पीड सी बाई म्यू हो गई ना, तो सी बाई म्यू अंदर की स्पीड इंटू टाइम ये बराबर है डी के। अब बाहर की स्पीड क्या है सी, तो सी इंटू टी ये बराबर होगा, ये वाली वेव फ्रंट और ये वाली वेव फ्रंट सेम है ना, मतलब ये वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहां से यहां आने का टाइम लगा और इस वेव फ्रंट के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का टाइम सेम होगा ना। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, सी इंटू टी, टी सेम टाइम लेंगे और ये डिस्टेंस कितनी कवर होगी बी ना, तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू इंटू सी टी इक्वल टू डी। सी टी की वैल्यू नीचे से डाल देंगे तो म्यू आ जाएगा डी बाई बी। सर वो म्यू उधर जाएगा ना, ऊपर करते रहे। हाँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ म्यू, अरे यार अब दिमाग चल नहीं रहा है मेरा, कुछ भी कर दे रहा हूँ। कर लो अब बाकी कैलकुलेशन है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइगेन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि उसके एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक अगर आप जा रहे हो तो वो जो टाइम लगेगा इसको जो टाइम लगा होगा वही इसको भी टाइम लगेगा, भले ही मीडियम चेंज हो जाए ना, बस वो हाँ डिस्टेंस सर समझा। करेगा लेकिन टाइम सेम लगेगा। सर नॉर्मल वैसे नहीं कर सकते, साइन इंसिडेंस और हाँ रिफ्लेक्ट? वो सब तो कर ही सकते हो बट हाइगेन प्रिंसिपल से करोगे तो जल्दी होगा ना। हाँ वो वाला प्रिंसिपल बता दो ना एक बार, ध्यान नहीं दिया मैंने वैसे किया था। हाइगेन प्रिंसिपल में बाकी यही वाला बस पॉइंट है एक कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम सेम होता है चाहे मीडियम चेंज हो जाए तो भी। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो भी इसको टाइम लगा वही इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक आने में टाइम लगेगा। अच्छा समझ गया सर। यहाँ पे एयर में आ रहा है तो सी इंटू टी करूंगा तो वो बराबर होगा बी के, और यहाँ पे इसमें आ रहा है तो सी बाई म्यू स्पीड है इंटू टी करूंगा तो ये आएगा डी के। तो अब इसको सॉल्व करके म्यू निकाल लूंगा। हाँ सर। सर वो वन वाला जो सॉल्व किया था ना एक बार, वो स्लाइड निकालो ना एक बार। कौन सा वाला? वन वाला जो सॉल्व किया था, वन एक्सरसाइज 2 का वन, अभी जो किया था इसके पहले वाला। अच्छा एक्सरसाइज 2 अब इसमें अगर वो S1 के आगे ये दो स्लिट्स के बीच में मीडियम होता, अरे कॉपी है। अच्छा ये है, हाँ। हाँ ये वाला, इसमें वो S1 मतलब वो स्लिट और इसके बीच में मीडियम होता तो अपन इग्नोर कर देते ना, सिर्फ पार्ट डिफरेंस का लगा लेते ना। देखो यहाँ पे तो लगाने का मतलब नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत थिन लगाते हैं क्योंकि लाइट ऐसे एंगल पे जब भी जाती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे अगर ऐसा लंबा वाला मीडियम डाल देंगे तो फिर वो तो हो ही नहीं पाएगा ना। मतलब इसके पीछे डालना पड़ेगा और स्ट्रेट डालना पड़ेगा। हाँ हाँ ओके समझ गया। ठीक है। फिर और केमिस्ट्री वो क्या चल रहा है अभी, इनऑर्गेनिक का क्या चल रहा है? 2 लेसन बाकी वो हो जाएंगे, मतलब एनसीईआरटी से पढ़ने को बोले। हाँ ठीक है। इनऑर्गेनिक वगैरह में मेनली ध्यान रखना ना, रिएक्शन ज्यादा नहीं रटना होता ना, मेनली प्रॉपर्टीज पढ़नी है हर ब्लॉक की। मेटलर्जी वाले रिएक्शन थोड़े देख लो और सॉल्ट एनालिसिस वाले रिएक्शन, बाकी रिएक्शन मत रटना इनऑर्गेनिक में, सब रट नहीं पाओगे, मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता, हाँ क्वेश्चन सर। आएगा भी नहीं उसमें
एक ही क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन से, वो भी हो सकता है सॉल्ट एनालिसिस से आ जाए या फिर मेटलर्जी वगैरह से आ जाए। सर वो और पे क्वेश्चन आते क्या सीधे कि ये कौन सा और है वगैरह? यार ऐसा तो मतलब इसमें मेंस वगैरह में हो सकता है एक्सपेक्टेड ना, और वगैरह तो मतलब आप पूरा लिस्ट बना के रखो, एग्जाम के पहले पढ़ के जाओ, वो खुद ही इतना याद आ जाता है कि ये वाला और का ये था अच्छा हाँ। ना, बीच बीच में पढ़ते रहो फिर वो एग्जाम में रिलेट कर लोगे। सर वो वेज वाली स्लाइड लिखो ना एक बार, स्क्रीनशॉट लेकर, वो थीटा वाला। हाँ ये सर हाँ वो 57 क्वेश्चन देखो ना 2 का, एक बार आपने वो सॉल्व किया था ना, तो वो छोटा सा मतलब डाउट है। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट रुको ना, मेरा ये बैटरी लो गया, मेरे को चार्जिंग को लगा दो फिर देखता हूँ, एक मिनट। एक्सरसाइज 3 का 57, 2 का 2 का 2 का 57। हाँ सर उसमें वो मतलब रेयर से डेंसर में जा रही ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही, तो N2 N1 से ज्यादा होना चाहिए ना। टुवर्ड्स द नॉर्मल वगैरह ये सब मत देखो, वो तो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, मेनली आपको क्या देखना है, वो फेज चेंज जो बोला गया है। अच्छा हाँ ठीक है, वही डाउट था फिर। हाँ, क्योंकि डायग्राम वो अप टू द मार्क नहीं है वैसे, फेज चेंज ही हमें बताया गया है ना, जो एक्चुअल बताया गया है कि फेज चेंज क्या हुआ है। हाँ सर। ठीक है, हो गया ना, फिर क्लोज किया जाए। बाय। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। बाय सर। तुम लोगों के, बाकी लोगों के अभी बचे वेब ऑप्टिक्स में डाउट या हो गया करीब? हो गए सर अभी, वेव की मतलब बाकी है थोड़े सर। बाकी बस, वेब की वो हो बाकी जाएगी। बस 5-6 क्वेश्चन अभी एंड में डालना। ठीक है, चलो तो अब वेब का एक डाउट सेशन लगाएंगे तब देख लेंगे ना, या फिर अलग से देख लेंगे जैसे जरूरत होगा। अब दिवाली के बाद लगाऊंगा ना, मतलब कल के बाद, अब हाँ नेक्स्ट वीक।